वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, काफ़ी टाइम से मुझे बार बार मेरे प्यारे प्यारे भाई, प्यारी प्यारी बहनें बार बार कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टा पे मैसेजेस कंटिन्यूसली कर रहे थे, सर आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे, सर आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे, सर यूट्यूब पे आजकल आप कुछ अपलोड नहीं कर रहे। तो यार, उसके पीछे एक रीज़न था जो मैं आज आपके लिए आज ओपन कर देता हूँ। पुराने जो वीडियोस थे, तो मैं सोच रहा था यार कि अब आपके लिए कुछ क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव की जाए। कुछ मिलने वाले भी बार बार ताने दे रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स भी ताने दे रहे थे, सर आपके ऊपर ये फ़ोन सूट नहीं करता, सर आप आईफोन लाओ, आईफोन लाओ। सर आईफोन में सर बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, सर ऐसे वीडियो बनते हैं, ऐसे फ़ोटोज़ आते हैं, सर आपकी पर्सनालिटी पे बहुत सूट करता है। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड किया यार कि लाएंगे तो फिर आईफोन ही लाएंगे। तो बेटा, अगर काम करते हैं तो अच्छे से करते हैं, टाइम लेते हैं लेकिन काम एक नंबर करते हैं, ये वाली बात है। तो बच्चों, अब आज से आपको शानदार क्वालिटी के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मेरी तरफ से, और कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरूँ, अपने वीडियोस लाता रहूँ। आजकल का यार शेड्यूल बड़ा बिजी हो गया यार, स्कूल टाइम मॉर्निंग में आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद फिर पूरे टाइम में अपनी कोचिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो टाइम बहुत ही कम मिल पा रहा है यार दोस्तों। ऑनलाइन सेशन था तो उस टाइम पे बात ही अलग थी, अब सारी चीज़ें ऑफलाइन हो गई तो इन कामों के लिए अलग से टाइम निकल नहीं पा रहा। बट हाँ, कोशिश करूँगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चैप्टर के अपन शुरुआत कर रहे हैं ना यार मेरे भाइयों, 11th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपसे बात कर रहा हूँ, वो है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीजेज। तो ये आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, क्योंकि आपकी तो सरकारी किताब में दे ही रखा है। ये 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एपी और जीपी और कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में भी पढ़ना है। तो 10th वालों को एपी के अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन करने हैं ना, तो वो मेरा लेक्चर जरूर देखें। और जिनको थोड़ी और आगे की नॉलेज लेनी है, जिनको यूँ लगता है कि सर हमारे पास टाइम है और हम थोड़ी एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा ये मेरे सारे के सारे लेक्चर्स आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। 11th वालों को तो पढ़ना ही है, देखना ही। तो सीक्वेंसेस सीरीज में एपी के बारे में मैं समझा चुका था। एपी से रिलेटेड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, एक नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, मजा आ जाएगा। तो जो इस सीक्वेंस में सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, वो है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एपी की फर्स्ट टर्म 2 है दोस्तों, ठीक है। और कहा जा रहा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 terms is equal to 1/4 of the next 5 terms, 1/4 of next 5 terms, ठीक है साहब, 1/4 of next 5 terms। show that 20th term, मतलब 20वीं टर्म इस एपी की 20th टर्म इज, आपके सरकारी किताब का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, है ना। शो दैट इज 20th टर्म इज -112। इसकी 20th टर्म -112 होनी चाहिए। अब मुझे ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे तैयार है एकदम। तो अब देखिएगा कैसे काम करेंगे। एपी की फर्स्ट टर्म 2 है, आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। भाई सब जिन बच्चों ने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा हुआ है उन बच्चों को एकदम पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर नए हैं, तो बेटा एपी का जो मेरा इंट्रोडक्शन है 10th क्लास का, आप वो भी देख सकते हैं और 11th वाला इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म 2 है, तो एपी की फर्स्ट टर्म 2 है, मतलब ए की वैल्यू 2 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का सम। स्टार्टिंग की 5 टर्म क्या आएगी, A1 A2 A3 A4 A5। ये मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा क्योंकि मेथड ज़्यादा ईजी है। स्टार्टिंग की 5 टर्म्स, ये स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम, ये 1/4 है, 1/4 कर दिया किसका, बाद की 5 टर्म के सम का। A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ठीक है भैया। स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम अगर मुझे करना है तो फर्स्ट टर्म को मैं A बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म को मैं A बोल रहा हूँ, तो भैया यहाँ पे A1 की जगह A लिखूंगा। सेकेंड टर्म आप जानते हैं, अगर हमारी इस एपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर मैंने डी मान रखा है, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। बड़ा सीक्वेंस में काम चलता है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म के लिए क्या लिख देंगे, ए प्लस 4d इक्वल टू 1/4। ये लगा दे बेटा 1/4। A6 की जगह a प्लस 5d,
A7 की जगह A+6D, A8 की जगह A+7D, A9 की जगह A+8D और A10 की जगह A+9D, ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे A कितनी बार आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, A आ गया 5 टाइम्स 5A, ठीक है। D कितनी बार आ गया, D आ गया 2D + D 3 + 3 6 6 + 4 10, तो 5A + 10D इक्वल टू 1/4, 1/4 को 1/4 ही रहने दो भैया, क्वेश्चन में यही कहा गया है। यहाँ पे A वापस कितनी बार आ गया, 5 बार, 5A। D कितनी बार आ गया, D को आप देखिएगा, देखना 5 + 6, 5 + 6 कितना हो गया बेटा 11, 11 + 9, 11 + 9 हो गया 20 और 20 + 8 28, 28 + 7 35, 35D, 5A + 35D। अब देखिएगा बेटा प्रैक्टिकली देखने से मजा आ जाएगा, इधर 5A + 10D लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, डब्बे में आ जाएगा A + 2D इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन ले लिया, डब्बे के अंदर आ जाएगा बच्चों कितना, A + 7D, क्योंकि अगर 5 कॉमन लूंगा मतलब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ की कहानी ये हो गई कि यहाँ भी 5 है, वहाँ भी 5 है, पहले तो 5 से 5 की जिंदगी खराब, फिर इधर 4 है, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इधर जाके मल्टीप्लाई होगा हम लिखेंगे 4A, क्योंकि दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8D, 4A + 8D इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे रहेगा A + 7D, यहाँ पे लिखेंगे A + 7D, ये हो गई यहाँ की कहानी। 4 है उधर A के पास A को लेके आ जाओ, D के पास D को लेके चले जाओ, 4A - A इक्वल टू 7D - 8D करना पड़ गया, 4A - A कितना आ गया 3A, 4A - A 3A, और 7D में से 8D जाएगा तो माइनस का D बचेगा, इसका मतलब आ गया कि जो D है ना उसकी वैल्यू क्या आएगी, -3A, तो D की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों -3A, क्योंकि अगर D का मैं यहाँ लिखूंगा तो ये माइनस ही आए तो मुझे यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तो D इक्वल टू -3A। D की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना, -3A, तो D की वैल्यू -3A आया, A कितना है बच्चों, A2 है, तो D की वैल्यू आ गई -6, क्योंकि -3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आएगा, तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास -6। अब आप देखिएगा पूरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई चुकी है। अब मज़ेदार बात क्या, मुझे प्रूव करना है 20th टर्म 112 होनी चाहिए माइनस की, ठीक है साहब कर दूंगा, देखिएगा आप सबसे मज़ा आएगा आपको, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। मैं वही क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे जो आपके लिए 11th में नए हैं, क्योंकि जो 10th में मैं आप लोगों को, आपको पता होगा कि मैंने 10th में कई सारे क्वेश्चन 11th लेवल के ऑलरेडी करवा रखे हैं एपी के, तो जिन बच्चों को कुछ एडवांस क्वेश्चन देखने थे वो वहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिएगा D की वैल्यू कितनी आ गई -6, A और D जिनसे मतलब है मैंने रख दिया बेटा बोर्ड पे, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू -6 है। मुझे बताना है 20th टर्म, 20th टर्म क्या होता है A20, और A20 का मतलब है A + 19D, A + 19D 20th टर्म। A कितना है, A मेरे पास से बच्चों 2 + 19 × D, D कितना है -6, 2 और प्लस माइनस माइनस 19 6 बच्चों आप जानते होंगे 114 होता है, 114, अगर 2 में से 114 जाएगा ऑब्वियस सी बात है माइनस का नंबर बड़ा है, आंसर माइनस का ही आएगा, और आंसर आ चुका है बच्चों माइनस का 112। स्क्रीन पे देखिए आपके लिए एकदम तैयार है, माइनस का 112। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों हो चुका है हमारा प्रूव। अब मैं बात करूंगा भाइयों किसकी, एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए एपी के, मेरे भाइयों और बहनों को सबको क्वेश्चंस पसंद आते जाएं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में है वो मेरा बड़ा फेवरेट रहा है शुरू से। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक पता है, अब जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ ना, जो बच्चे मुझसे 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, मैंने उनको ये क्वेश्चन उसी टाइम पे करवा दिया था। क्वेश्चन तो 11th का है लेकिन मैंने 10th में ही करवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा चैप्टर के, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता चैप्टर 9th का है, 10th का है कि 11th का है। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप चलने का काम होता है। तो मेरा बेटा पढ़ाने का तरीका, और मैं बच्चों के बीच में सिर्फ इसीलिए पॉपुलर क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंप मारते हैं अजीबोगरीब तरीके से, चैप्टर को पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, आधी बातें 9th की करते करते 11th में पहुंच जाएंगे, 12th में पहुंच जाएंगे, फिर उनसे कोई बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बेसिक बात आती है ना, तो फिर उनके होश उड़ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए क्या बेटा, तैयारी एकदम बिल्कुल रूट लेवल से होनी चाहिए, बेसिक लेवल से, ऐसा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कहता है द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ
एटम्स ऑफ टू एपीज, मतलब मेरे पास अब की बार 2 एपी है, द सम ऑफ एटम्स ऑफ 2 एपीज आर इन द रेशियो 5n+4 ratio 9n+6, 5n+4 ratio 9n+6, find the ratio of their 18th terms। अब इसकी जगह मैं पता है क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा और फिर आपको वहां पे जो सरकारी किताब में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसमें जो दे रखा है पहले तो वो लिखता हूं, फिर थोड़ा चेंज करूंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। सरकारी किताब वाला ये काम करवाना चाह रहा है, तो क्वेश्चन की जो ब्यूटी है ना, जरा उस पर फोकस करना। आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया होता है, 2 एपी दी होती है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज। एक पहली एपी होगी, एक दूसरी एपी होगी, दोनों के अंदर एन टर्म्स है, मतलब जैसे अगर पहली एपी में 20 टर्म्स है तो दूसरी एपी में भी 20 टर्म्स ही है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि दोनों एपी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है और दोनों की उन टर्म्स का सम दे रखा है, जैसे पहली एपी में भी एन टर्म्स है, दूसरी एपी में भी एन टर्म्स है, और एन टर्म्स का आपको मैंने क्या दे रखा है, सम दे रखा है। और उसके बाद अगर मैं आपको एन टर्म्स का सम दे रखा है और फिर मैं आपको उसका रेशियो दे रहा हूं, पहली एपी की एन टर्म्स के सम, दूसरी एपी की एन टर्म्स का सम, उसका रेशियो अगर मैंने आपको दिया, और अगर मैं दोनों के रेस्पेक्टिव टर्म का रेशियो निकलवाना चाहूँ, जैसे मैंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, मतलब पहली एपी की भी 18वीं, दूसरी एपी की भी 18वीं टर्म। इसकी जगह मैं कुछ और भी ला सकता हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 7th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 25th टर्म, और मैं यूं भी कह सकता हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th की जगह फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। उनकी mth टर्म्स का रेशियो निकालो। ये m कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी जिंदगी में आता है, एक बार 10th बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, तब मैंने बच्चों से कहा था कि बेटा ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है अगर किसी एग्जामिनर ने खतरनाक पेपर बनाया था, और बन गया बेटा उस साल, और ये क्वेश्चन आ भी गया। वहां पे आया था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। तो कहानी ये है, दोनों एपी की एन टर्म्स का सम पता होना चाहिए पहले तो, उसका रेशियो, फिर दोनों की रेस्पेक्टिव टर्म का रेशियो, यूं नहीं कि इसकी 7th और उसकी 5th, ऐसा नहीं चल रहा है, इसकी भी 7th उसकी भी 7th। तो देखना क्वेश्चन की खासियत, आप कितना मजेदार क्वेश्चन है। पहली एपी जो है मैंने बोला उसकी एन टर्म्स का सम है एसएन, ठीक है। मैंने बोला दूसरी एपी जो है उसकी एन टर्म्स का सम है एसएन डैश, थोड़ा डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा ना यार। तो हमने बोला कि एसएन अपॉन एसएन डैश हमें दे रखा है, कितना, 5n+4। इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म करूंगा आप मेरे फैन हो जाएंगे। 5n+4 अपॉन 9n+6, ऐसा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, और मैंने अपने नोटेशन ले लिए, पहली एपी के लिए एसएन, दूसरी के लिए एसएन डैश, ये लिख दिया। मुझसे कहा जा रहा है दोनों की mth टर्म का रेशियो निकालो, 18वीं का तो निकाल ही देंगे। तो हमेशा मेरा एक डायलॉग याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है अपनी, रिप्लेस n बाय 2m-1, n को 2m-1 से रिप्लेस कर दो, कहानी खत्म। अगर दोनों एपी की आपको mth टर्म का रेशियो निकालना है तो रिप्लेस n बाय 2m-1, तो डायरेक्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक चलती है am, पहली एपी की mth टर्म am, जैसे पहली एपी की 7th टर्म क्या लिखेंगे, a7, ऐसे mth टर्म am, और दूसरी एपी की am डैश इक्वल टू, कैसे निकालूंगा, n को रिप्लेस कर दूंगा 2m-1 से, 5 डब्बे में 2m-1 प्लस 4 अपॉन 9 डब्बे में 2m-1 प्लस 6। ठीक है साहब, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। 5 to the 10, 10m -5 प्लस 4, 10m -5 प्लस 4, नीचे 9 to the 18, 18m -9 प्लस 6। आपने देखा ऊपर -5 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ भाई, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट से मतलब है, ठीक है। जैसे आपको मुझसे मतलब है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मतलब है, तो 10m-1, 10m-1 नीचे आ जाएगा 18m-3, नीचे आ जाएगा बच्चों आपके पास 18m-3। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है 10m-1 अपॉन 18m-3।
तो दोनों की mth टर्म का जो रेशियो है, दोनों की mth टर्म का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों की mth टर्म का रेशियो आ जाएगा 10m-1 अपॉन 18m-3। अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी ये है कि हमसे कहा गया है कि दोनों AP की 18वीं टर्म का रेशियो निकालो। तो हमने n को 2m-1 से रिप्लेस किया। m का मतलब क्या है बेटा, m का मतलब ये 18th टर्म। यहाँ पे भाई हमने n को रिप्लेस किया 2m-1 से। अब यहाँ पे हमें तो डायरेक्ट बोला है कि 18th टर्म का रेशियो निकालो। तो इसका मतलब m की जगह मुझे क्या पुट करना है, m की जगह मुझे 18 पुट करना है। तो ये जो मेरा आंसर आया ना दोस्तों, ये पूरी जिंदगी मेरी मदद करता है। पहले मैं mth टर्म का रेशियो निकाल लूँ और फिर m की जगह मैं वो टर्म पुट कर दूँ। m की जगह मैंने 18 पुट किया तो मैं लिखूँगा 10 मल्टीप्लाई बाय 18-1 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18-3। अब आप कहेंगे सर 10 मल्टीप्लाई बाय 18 मतलब 180 लिख दीजिए, लिख दिया साहब। 180 में से किसको माइनस करना है, 1 को माइनस करना है। 180-1 अपॉन 18 इंटू 18 का स्क्वायर हो गया। 18 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 में से किसको माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। तो देखिए अब आंसर बड़ा शानदार आने वाला है। हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि भैया 180 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 179 डिवाइडेड बाय 324 में से 3 को माइनस किया, आंसर आ जाएगा 321। यही बेटा हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 + 1 10, 10 + 7 17, तो 3 से ये कटने का सवाल नहीं, ये 3 से कट रहा है। तो यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म का रेशियो आ जाएगा 179 अपॉन 321। ये हो गई हमारी कहानी। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आता हूँ स्क्रीन पे, जिसमें आपको और मजा आएगा। देखिएगा, नया क्वेश्चन आपको और मजे देने वाला है, वो भी मैं बहुत अच्छा लेके आऊंगा आपके लिए। मैंने आपसे वादा किया है इस चैप्टर में आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि कई सारे तो मैं 10th में करवा चुका हूँ। तो आप देखिएगा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझसे कहता है इंसर्ट 5 नंबर्स। ठीक है साहब, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपकी सरकारी किताब का क्वेश्चन नंबर 14 है। इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26, between 8 and 26। insert 5 numbers between 8 and 26 such that, जो सच बोलूंगा बड़ा प्यारा बोलूंगा, आप जानते हैं मेरे सच बड़े अच्छे होते हैं। such that the resulting sequence, such that the resulting sequence is an AP। अरे भैया ये वही बात हो गई। आप कहेंगे सर कौन सी बात हो गई, ये वो बात हो गई कि जब दो नंबर A और B के बीच में, अगर पहला नंबर A है और दूसरा नंबर B है, अगर दो नंबर A और B के बीच में हम अरिथमेटिक मीन पुट करें तभी तो सीक्वेंस AP बनेगी। मेरे 11th क्लास के प्यारे प्यारे भाइयों, क्या सिखाया था मैंने कि अगर मुझे फर्स्ट नंबर पता है और मुझे सेकंड नंबर पता है, इन दो नंबर के बीच में अगर मुझे क्या पुट करने हो, अरिथमेटिक मीन, तो ऐसा करने पे रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनती है, AP बनती है। कितने पुट करने हैं, 5 पुट करने हैं। तो पहला तो आया A1, दूसरा आया A2, तीसरा आया A3, चौथा आया A4, पांचवा आया A5, और वो नंबर क्या है मेरा लास्ट वाला नंबर, वो नंबर मेरा B है। तो ये पहला नंबर A, दूसरा नंबर B, इनके बीच में मैंने 5 अरिथमेटिक मीन पुट कर दिए। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन गई मेरी, AP बन गई। अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया अगर मेरी AP की फर्स्ट टर्म, तो ये आपको पता लगेगा A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मेरी AP का कॉमन डिफरेंस D है, अगर मेरी इस AP का कॉमन डिफरेंस D है, तो मुझे ये कॉमन डिफरेंस निकालने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पता है, जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि एक फॉर्मूला होता है कि कैसे आप लोगों को निकालना है। इस D को निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, D = B - A अपॉन n+1। ये सिखाया था मैंने आपको। जिन्हें मेरी बातें याद आ रही होगी, जिनके भेजे में मैं चल रहा हूँ, D = B - A अपॉन n+1, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी।
बी क्या है आपका सेकंड नंबर, ए क्या है आपका फर्स्ट नंबर, एन की जगह क्या लिखेंगे कितने नंबर पुट कर रहे हैं, कितने पुट कर रहे हैं 5 पुट कर रहे हैं। तो डी तो अभी बच्चों का खेल होने वाला है। बी कितना है भाई 26 माइनस ए कितना है 8, ए की जगह 8 लिखो अपॉन एन प्लस 1, एन कितना है 5 में किसको प्लस करना है 1 को, ये लिखो। 26 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 26 में से 8 जाएगा 18 बचेगा, और अपॉन में क्या बचा अपॉन में 5 + 1 6 हो गया। 6 से 18 कितनी बार कट गया 3 बार, मजा आ गया। कॉमन डिफरेंस आ चुका है 3, ये तो कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस आ चुका है 3। अब मुझसे क्या कहा गया है इंसर्ट 5 नंबर, ये पांचों नंबर निकालो। तो बेटा पहला नंबर A1 का मतलब क्या आएगा A प्लस डी, मतलब मैं A में D प्लस कर दूं तो A कितना था, A था मेरा 8, A1 जो है वो आ गया A प्लस डी, A कितना है 8 प्लस D कितना है 3, नंबर कितना आ गया 11। आगे वाले नंबर निकालने के लिए बेटा अपन ये काम नहीं करेंगे, बच्चों का खेल है, कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएंगे, आगे के नंबर आते जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस क्या है AP, तो ये नंबर 11 है, तो ये वाला नंबर 14 3 प्लस कर देंगे, ये वाला नंबर 17 3 प्लस कर देंगे, ये वाला नंबर 20 और ये वाला नंबर मेरे भाइयों 23। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। A1 A2 A3 A4 A5 सब फाइंड आउट हो गए। चलो जी साहब इस क्वेश्चन की भी कहानी खत्म। मैंने कहा था क्वेश्चन लाऊंगा थोड़े हटके, लेकिन सब लॉजिकल और सब आपको सिंपल लगेंगे, आप कहेंगे कि हाँ यार सर मजा आ रहा है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में, मजेदार क्वेश्चन लाऊंगा एक और। क्वेश्चन कहेगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन लेके आऊंगा, थोड़ा सा तगड़ा सवाल लेके आऊंगा, इसलिए अपना दिल थाम लेना, सवाल थोड़ा तगड़ा आने वाला है। ये है बात, सवाल थोड़ा तगड़ा आने वाला है। सरकारी किताब हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है बिटवीन 1 and 31। ये जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया ना इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट है थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग। अब थोड़े खतरनाक वाले भी लाने पड़ेंगे ना यार, वरना फिर दूसरों में और अपन में फर्क क्या रह जाएगा। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted. Between 1 and 31 m numbers, m जैसा भी पिछली बार क्या किया था, पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कितने नंबर पुट किए थे 5, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 ये किया था। अब की बार a की जगह तो कितना है, a की जगह तो 1 है, b की जगह कितना है 31 है, और इनके बीच में मैं जो नंबर पुट कर रहा हूँ ना वो मैं आपको बता नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ m नंबर्स है। अब m क्या है मुझे भी नहीं पता। Between 1 and 31 m numbers have been inserted. M numbers have been inserted. M numbers have been inserted in such a way. कौन सा सच बोला जा रहा है देखिएगा, in such a way, जो सच है देखिएगा, that the resulting sequence, in such a way that the resulting sequence is an AP। ये नहीं कहेगा तो काम ही नहीं होगा ना भाई। हम नंबर पुट कर रहे हैं तो नंबर पुट कर रहे हैं तो हर कैसे नंबर पुट नहीं करना है मेरे दोस्तों, नंबर पुट कर रहे हैं, नंबर इस तरह से पुट करना है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बने वो क्या होनी चाहिए AP होनी चाहिए। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP एंड द रेशियो of 7th and m minus 1th, आपकी बार देखिए क्वेश्चन अलग है, m minus 1th नंबर and the ratio of 7th मतलब A7, यहाँ पे 7 का मतलब A7 है, क्योंकि इस नंबर A और इस नंबर B के बीच में जो अपन अरिथमेटिक में इनपुट करते हैं, पहला नंबर A1 A2 A3 A4 ऐसे चलेगा, तो जो रेशियो ऑफ 7 मतलब A7 और m-1 का तो AM-1, इनका जो रेशियो है m-1 नंबर, इनका जो रेशियो है इज 5:9, नंबर इज 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द
वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी, हमें एम की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो क्वेश्चन को एक बार देख लो, समझ लो अच्छे से कि ये क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाह रहा है, क्योंकि जो जो करवाना चाहेगा वो सब हमें करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, बिटवीन 1 एंड 31 पता लग गया, 1 एंड 31। तो वही हम एक काम करते हैं कि पहला नंबर ए, दूसरा नंबर हमारा बी। तो ये ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 31। इनके बीच में 1 2 3, ऐसे में कितने अरिथमेटिक मीन पुट कर रहा हूँ बिटवीन 1 एंड 31, एम अरिथमेटिक मीन मैंने पुट किया, मतलब मेरा लास्ट वाला जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज एम। इस तरीके से मेरी एपी बनी। ए पहला नंबर है, बी मेरा जो सेकंड नंबर है, इन दो के बीच में मैं एम नंबर पुट कर रहा हूँ, और एम नंबर इस तरह से पुट कर रहा हूँ कि जो सीक्वेंस बननी चाहिए वो एपी बननी चाहिए। तो ए, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AM, और AM के बाद क्या आ जाएगा मेरा B आ जाएगा। अब मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप ये नंबर इस तरह से पुट करिए, AP बननी चाहिए, मैंने कहा बन गया। रेशियो ऑफ द सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म बेटा आप जानते हैं सेवंथ टर्म का मतलब यहाँ पे जो सेवंथ टर्म आएगी वो आएगी आपका एंड द रेशियो ऑफ द सेवंथ एंड m-1th नंबर, जो सेवंथ नंबर है वो है A7, और जो m-1th नंबर है वो है AM-1, क्योंकि नंबर जब पुट करते हैं तो उसके साथ वही कहानी, जब पहला नंबर A1 तो सेवंथ नंबर कितना आएगा A7, और m-1th नंबर कितना आएगा AM-1। इनका जो रेशियो दे रखा है बच्चों, इनका रेशियो आपको कितना दे रखा है 5:9, ये इनका रेशियो दे रखा है मुझे बिल्कुल 5:9। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ भाई, मुझे पता है कि अगर मुझे सेवंथ नंबर निकालना है A7, तो मेरी कहानी सीधी सीधी फिक्स है। A7 जो है, A7 क्या आएगा A+7D, AM-1 क्या आएगा A+M-1 इंटू D। ये मुझे पता है, क्योंकि अगर मुझे A1 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा A+D, क्योंकि A1 इस AP की सेकंड टर्म है। A2 निकालना है तो क्या लिखूंगा A+2D, ये निकालना है तो क्या लिखूंगा A+3D, A+4D, इस तरह से मैं लिखूंगा। तो 7 अगर मुझे निकालना है तो मैंने 7 के लिए क्या लिखा A+7D। m-1 अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा A+M-1 इंटू D, और इन दोनों का मुझे रेशियो दे रखा बच्चों कितना 5:9। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि ये वैल्यू करता हूँ पुट, और फिर उसके बाद में अपने कॉमन डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। D = B-A/n+1, क्योंकि A और D दोनों अननोन हो रहे हैं ना, तो अपन जो नॉन जिसको पता कर सकते हैं वो तो करें। D = B-A/n+1, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। B कितना है बेटा, ये आपका A होता है, ये आपका B होता है, बता ही दिया था मैंने। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 31 है, तो D कितना आ जाएगा 31 - 1/n+1। अब अपन यहाँ पे नंबर कितने पुट कर रहे हैं, m नंबर पुट कर रहे हैं, तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा m लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने n की जगह क्या लिख दिया m पुट कर दिया, क्योंकि जितने नंबर पुट करते हैं वो n की जगह लिखना पड़ेगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी D = 30/m+1। कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों मेरे पास D कितना आ गया 30/m+1, ये कॉमन डिफरेंस आ चुका है। D की वैल्यू आ चुकी है 30/m+1। इसका मतलब मुझे A7 जो है पहले तो वो पुट करूं, लिख दिया भैया A+7D, AM-1 कितना है A+M-1 इंटू D, और इक्वल टू में मुझे क्या दे रखा है 5/9, इक्वल टू में मैंने लिख दिया 5/9। अब मुझे D की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अब थोड़ी इक्वेशन अपनी खतरनाक वाली बनेगी। तो D की वैल्यू जो है वो एक बार ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि मैं इधर सॉल्व करूँगा 30/m+1। D की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई 30/m+1। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। A+7D, A जो है हमारे पास दे रखा है बेटा फर्स्ट टर्म, A का मतलब कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 लिख देते हैं 1+7D, 1+7D अपॉन 1+M-1 इंटू D इक्वल टू 5/9। ठीक है भैया 5/9। अब पुट करते हैं 1+7D, तो हम लिखेंगे 1+7 मल्टीप्लाई बाई D की जगह कितना लिखेंगे बेटा, D की जगह लिखेंगे 30/m+1। ठीक है, पहले मैं न्यूमरेटर को सोल्व करूंगा, फिर मैं डिनोमिनेटर को करूंगा। एक बार पहले लिखूंगा जरूर आपके लिए। यहाँ पे लिखेंगे 1+M-1, 1+M-1 ये लिखा इंटू D,
और डी कितना है, डी है आपका वही 30/m+1। फोकस करना, क्वेश्चन एकदम शानदार है। यहाँ तो लिख दिया 1+7d, तो 1+7 डी की जगह लिख दिया 30/m+1, और यहाँ पे लिख दिया 1+m-1 इंटू डी, 1+m-1 इंटू डी, डी ये लिखा हुआ है बेटा आपके पास, ठीक है ना। अब आप देखना कैसे होगा हमारा काम। हमको ये दे रखा है इक्वल टू में कितना दे रखा है 5/9, इक्वल टू में हमें पता है कि ये जो रेशो है किसके इक्वल है 5/9 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे 5/9 के इक्वल है। पहले न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा m+1, न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा m+1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा लिख देते हैं m+1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, +7 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 30 से 210 आएगा, ये न्यूमरेटर की कहानी खत्म हुई। और इसका डिनोमिनेटर आएगा m+1, इसका डिनोमिनेटर आएगा m+1, ये मैंने इसको सोल्व किया है अभी। अब मैं इसको इससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा डिवाइडेड बाय, ऐसे करते हैं हमेशा क्वेश्चन। m+1 जो है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, आप लिखेंगे m+1 लिख दिया, फिर आप लिखेंगे प्लस। अब आप कहेंगे सर m-1 जो है ना वो 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो आप लिखेंगे 30m, फिर आप लिखेंगे माइनस का 30, ये लिख दिया आपने माइनस का 30, और अपॉन में वापस क्या आएगा वही m+1 आ गया, इक्वल टू में रेशियो कितना दे रखा है 5/9, चलने दो। अब बेटा देखिए इसका भी डिनोमिनेटर m+1, इसका भी डिनोमिनेटर, इनकी तो जिंदगी खराब। पहले तो सबसे पहले इससे मैंने कहा था क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, फोकस करना, मजा आएगा। ऊपर आ गया m+1 प्लस m+211, m+211, फिर लिख दिया m+211, अपॉन में m+30m, 31m, और 1 - 30 मतलब माइनस का 29 इक्वल टू 5/9, ये लिख दिया हमने इक्वल टू में 5/9, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 9 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा अब इसकी नीड है नहीं, तो 1 मिनट के लिए आप चेक करना कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए अब मेरी कहानी 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9m प्लस 11 से 211 को 9 से, वही 9 × 9, 9 × 9, 9 × 2 18, 1899, ये आ गया 1899 इक्वल टू, उधर चलते हैं, आपकी बार 31m - 29 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 31m को करेंगे 5 × 5 और 5 × 3 = 15, 155m, ये कर दिया। और अब 29 को 5 से करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 9 × 5 = 45 का 5 4, 5 × 2 = 10 और 4 145, ये आ गया 145 का माइनस। अब देखिएगा दोस्तों, m के पास m को ले जाते हैं और कांस्टेंट के पास कांस्टेंट को लेके चले जाते हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों कांस्टेंट उधर पहुंचा देते हैं और m को इधर ले आते हैं। तो ये काम किया हमने, 1899 कांस्टेंट को यहाँ रख रहा हूँ, वो कांस्टेंट इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 145 इक्वल टू 155m और माइनस का 9m, ठीक है। 1899 में 145 प्लस कर देते हैं, तो ये यहीं पे लिख देते हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी, 1899 में 145, 9 5 14 4 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4, अगेन 1 कैरी, 8 और 2 10, 10 का 0, ठीक है, और 1 कैरी 2044, 2044, ये यहाँ का आंसर आ गया 2044, ठीक है भैया, 2044 यहाँ का आंसर आ गया। 155 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये आपका 155 है, ये आप 9 को माइनस करेंगे, दिखा देता हूँ, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा बेटा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 146, तो 2044 इक्वल टू आ जाएगा 146m, 146m। अब आप कहेंगे सर m की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में सर, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन से कभी नहीं घबराना चाहिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन की कैलकुलेशन से जो घबरा गया उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और हम यार बेटा जब मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो हमें तो फिर एकदम शानदार तरीके से, तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए 2044 को किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाइयों, 146 से डिवाइड करेंगे। अब 2044 को 146 से डिवाइड करना है, तो बेटा देखिएगा, एक काम करते हैं, जिन बच्चों को आसानी से चीज़ें सीखनी, पहले 2 से ही कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 1022, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 से 14 को करेंगे बेटा 7 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 3 बार, 73 बार। अब बच्चों देखना,
ये 73 आ गया, वो आ गया 1022। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 73 इज अ प्राइम नंबर। आपके सर ऐसे ही नहीं बेटा, बहुत स्मार्टनेस के साथ काम करता हूँ। 73 इज अ प्राइम नंबर, 73 से ही मुझे 1022 को डिवाइड करना पड़ेगा और उसी से ये डिवाइड होगा। तो देखिएगा आंसर मेरा आने वाला है ये 1022 को 73 से डिवाइड करेंगे, एक बार होगा बेटा 73 आ गया, 12 में से 3 जाएगा आपका 9 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास कितना रह गया 9 में से 7 जाएगा 2 बचा 29, कितना रहा बेटा ये आ गया 292। तो 73 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपको मिलने वाला है। 4 3 जा 12, 12 का 2 1 करी 24, 7 4 28 और 1 29, 292। मैंने आपसे बोल दिया था 292 आपका आ गया। तो 73 की टेबल में 292 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा, तो 14 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि 73 से ये 1022 कितनी बार कट गया बच्चों 14 बार। इसका मतलब फाइनली मैंने m की वैल्यू निकाल ली है, कितनी 14। देर से आए लेकिन आए तो सही। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन पर प्रॉपरली फोकस करके काम किया है। देखिए कैसी भी कैलकुलेशन आ जाए घबराने का नहीं, अपने को कैलकुलेशन करनी है। अगर अपन सही है तो अपना गलत नहीं होगा, अगर अपन गलत काम कर रहे स्टार्टिंग से ही तो गलत हो सकता है। अब स्टार्टिंग से अपना वे इतना सही था बेटा, अपन ने इतना अच्छे से चीज़ों को लिया कि यार सिस्टमेटिक काम करते गए कैलकुलेशन किसी भी आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में एक और देखना, गजब का दूंगा आपको। एक अच्छा क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वर्ल्ड प्रॉब्लम का लाऊंगा बेटा। अभी तक वर्ल्ड प्रॉब्लम का नहीं आया ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड प्रॉब्लम तो आई बेटा, वर्ल्ड प्रॉब्लम तो लाए बिना तो मैं भी कैसे रहूँगा। वर्ल्ड प्रॉब्लम तो मुझे आप लोगों के लिए लानी ही पड़ती है, वर्ल्ड प्रॉब्लम के बिना तो मेरा भी कुछ भी नहीं होगा और दोस्तों आपका भी कुछ भी नहीं होगा। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम तो आपके लिए लेके आ ही जाता हूँ फाइनली। देखिएगा कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं 10th क्लास में ऑलरेडी 11th की कई सारी वर्ल्ड प्रॉब्लम बता चुका हूँ, और कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है मेरे दोस्तों नई, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है मेरे पास, अ मैन रिपेयर्स अ लोन ऑफ, ये भी आपका सरकारी किताब का सवाल है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी सरकारी किताब में। तो उसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, अ मैन रिपेयर्स अ लोन ऑफ रुपीज 3250 बाय पेइंग रुपीज, मतलब एक आदमी को इतना लोन चुकाना है। अ मैन रिपेयर्स अ लोन ऑफ रुपीज 3250, इतने का लोन एक आदमी चुकाना चाहता है बाय पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में 20 रुपए देना चाहता है इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट, और अब पेमेंट इंक्रीज करना चाहता है। अब एपी कैसे है ये आपको पता लग जाएगा कि एपी कैसे है। एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट, पेमेंट इंक्रीज करना चाह रहा है कैसे, देन इंक्रीजेस द पेमेंट by ₹15 every month, हर महीने 15 रुपए बढ़ा के देना चाहता है एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने महीनों में ये काम हो पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है बाय पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ। इतने रुपए का लोन ले लिया बेटा। देखो डेली लाइफ में कितना शानदार क्वेश्चन है, हमारी डेली लाइफ में इसका कितना गजब का एप्लीकेशन है। आप बैंकिंग के सेक्टर में चले जाएं, या आप नॉर्मली अगर किसी फ्रेंड से भी अगर आपको मान लो कि कभी पैसे लेने पड़ जाएं, और अगर आप उससे कहें कि यार कि मैं भाई तेरे को ऐसे ऐसे करके चुकाऊंगा,
कि पहले महीने में इतने दूंगा, फिर अगले महीने में इतने बढ़ा के दूंगा, अगले महीने में इतने बढ़ा के दूंगा। अगर आप एक यूनिफॉर्म रेट के साथ ये काम कर रहे हैं कि भाई मैं हर महीने तेरे को 15 रुपये इंक्रीज करके दूंगा, तो बेटा आपकी वो सीक्वेंस एपी बन चुकी है, क्योंकि एपी ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? अमेन रुपीज अ लोन ऑफ रुपीज, इतने का लोन लिया और पेइंग रुपीज 20 इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में 20, अब इंक्रीज कर रहा है, हर महीने 15 रुपये इंक्रीज कर रहा है। तो कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, will it take him to clear the loan, लोन को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, टू क्लियर द लोन। देखिएगा क्या होगा, इतने का लोन लिया, मतलब हमें यहाँ पे पता है कि उसने जो टोटल जो अमाउंट उधार लिया, जो टोटल जो उसने उधार लिया, जो उसने लेंड किया, वो कितना है? 3250, 3250। अब उसको वो चुकाना चाह रहा है, तो पहले महीने 20 चुकाता है, फिर 15-15 करके चुकाता है। तो ये तो मुझे कहानी पता लगे कि पहले महीने अगर वो 20 रुपये चुका रहा है तो हमारी एपी की फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई? 20, ए की वैल्यू 20। और हर बार इंक्रीज कर रहा है अपनी किसको? अपनी इंस्टॉलमेंट को 15 रुपये से। तो डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा? 15 रुपये आ गया। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने महीने लगेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? लेट इट विल टेक n मंथ्स, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। n मंथ्स अगर उसको लगते हैं, लेट ही विल टेक n मंथ्स, मुझे नहीं पता कितने महीनों में वो अपना लोन चुकाएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सपोज n मंथ्स में अगर वो अपना लोन चुका रहा है तो ये n टर्म्स का समय, तो इसका मतलब SN कितना हो गया? 3250 हमारा SN हो चुका है। और SN का फॉर्मूला मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, इक्वल टू में हम लिख देंगे 3250 n/2, n ही तो निकालना है, n/2 2a, तो 2 इंटू a 2 इंटू 20 40 प्लस n-1, डी कितना है? डी मुझे 15 दे रखा है, ये रहा मेरे पास 15, इक्वल टू में 3250। अब क्या होगा बेटा? देखिएगा n/2 लिखिएगा, डब्बे में 40 प्लस n-1 इंटू 15 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लिखेंगे 40 प्लस 15n माइनस 15 इक्वल टू 3250। तो n/2 तो ये रहा बेटा अपनी जगह, हम लिखेंगे n/2। डब्बे में क्या आ जाएगा? 40 में से 15 जाएगा 25, 25 प्लस 15n, 25 प्लस 15n ये लिख दिया, 25 प्लस 15n इक्वल टू 3250 ये लिख दिया। ये 2 इधर डिनोमिनेटर में मेरे दोस्तों, उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में रहना नहीं चाहता, नीचे कोई नहीं रहना चाहता, किसी के नीचे कोई नहीं रहना है, सबको आगे जाना है। आगे जाओ भैया, तुम भी आगे जाओ। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे तो n रह जाएगा, जो मल्टीप्लाई है किससे? 25 प्लस 15n से, और इधर ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे 6500। ये लो भैया, इसका जस्ट डबल कर दो 6500। इसके बाद देखिएगा, अब अपन क्या करेंगे? n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25n प्लस 15n स्क्वायर इक्वल टू 6500। अब भैया ये n की पावर 2 आते ही मेरी खोपड़ी में बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है कि अगर पावर 2 आ गई मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई तो ज़िंदगी का मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी लगाना हो तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? पहले n स्क्वायर वाली, फिर n वाली, और फिर कांस्टेंट वाली, उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो देखिए कैसे जमा हुआ, 15n स्क्वायर प्लस 25n, ये दोनों तो यहीं पे थे, वो इधर आएगा, तो माइनस का 6500 इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी कहानी। अब मजा आने वाला, अब इसको इरेज करेंगे और आंसर ही आंसर आने वाला आपकी जिंदगी में। तो मैंने देखा मेरी क्वाड्रेटिक ये रही, 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 इक्वल टू 0। एक चीज़ सिखाई थी आपको, जब तक किसी भी इक्वेशन में कुछ भी कॉमन हो, पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया 5 कॉमन आ चुका है, 5 को कॉमन ले लो, 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300
-1300 इक्वल टू 0। ये 5 0 के अपोन में चला जाएगा, 5 की जिंदगी खराब, और इक्वेशन रह जाएगी ओनली क्या, सिर्फ ये जो दिख रही है 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करने हैं, तो मैं जानता हूँ सबसे पहले मुझे कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस के 1300 को अगर मैं 3 से करूँगा तो माइनस का 3900 माइनस का 3900 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन ऐसा करने पे मिडिल टर्म मुझे प्लस की मिलनी चाहिए, प्लस का 5n। तो जो भी मैं इसके फैक्टर लेके आऊँगा उसमें प्लस का नंबर मुझे बड़ा रखना पड़ेगा और छोटा नंबर माइनस का, क्योंकि नंबर माइनस का है तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर तो पॉजिटिव आएगा और एक फैक्टर नेगेटिव आएगा। लेकिन कहानी ये होती है, ये चीज़ें पता बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, जिनको समझ में आती है उनको मज़ा आता है, और मैं इसको हर बार इतनी स्टाइल से बताता हूँ। नंबर नेगेटिव है तो इसके जो भी फैक्टर करेंगे उसमें से एक फैक्टर पॉजिटिव, एक फैक्टर नेगेटिव। अब पॉजिटिव फैक्टर बड़ा क्यों लेना है, क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है। मिडिल टर्म कहती है जो मेरा साइन है वो बड़े नंबर का साइन रखो, ठीक है सर। तो बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा, छोटा नंबर नेगेटिव आएगा। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इसके जो फैक्टर आएंगे मेरे दोस्तों वो आएगा 65। एक फैक्टर आएगा बच्चों आपके पास कितना, 65, और एक फैक्टर आएगा आपके पास यहाँ पे पहला फैक्टर आएगा, देखिएगा ये काम करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मत लगाओ, आप मत लगाओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अपन तो एक काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर देते हैं, क्योंकि अभी फिर वो फैक्टर लेने में भी आपको भी रहेगा कि 1300 को 3 से करेंगे 3900 बड़ा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम कैसे निकालते हैं बेटा, आप जानते हैं n इक्वल टू -5 माइनस बी। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2n। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी थोड़ा आपका दिमाग खराब होता, आप लोगों को फैक्टर निकालने पड़ते, तो इसलिए मैंने सोचा पहले डायरेक्ट काम कर देता हूँ। -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ पे x की जगह क्या आएगा बेटा, n, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक किस में बेटा, n में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू -b प्लस माइनस b मतलब b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस माइनस √d, तो d निकालना पड़ेगा। d कितना आएगा, d आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो d निकालना है b², 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह 3 लिखेंगे, और c की जगह माइनस का 1300, c की जगह आ जाएगा माइनस का 1300। तो d की वैल्यू आ जाएगी 25, और पहले तो माइनस माइनस मिलकर डायरेक्ट प्लस कर दो, 4 3 जा 12 इंटू 1300। अब मैं आपको बता देता हूँ 13 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है, तो ये तो आ गया 156, और उसके पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो। तो d की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 156 और उसके पीछे 2 जीरो, तो 156, डबल जीरो में 25 को प्लस कर देते हैं, कर दिया 5 2 15625। हमें पता लग गया 15625, ये आया हमारे पास यहाँ पे किसका, डी का आंसर। डी का आंसर आया 15625। अब मेरे दोस्तों हमें ये चेक करना होता है, ये जो डी आया है ना, ये डी जो आ चुका है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले चेक करते क्या ये डी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये मुझे उम्मीद है कि 15625 जो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो सकता है हमारे इस 65 का स्क्वायर निकल जाए। 65 को 65 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 2 5 6 से 30, 30 और 2 32, 325। फिर आ जाइए 6 5 से 30, 30 0 3 के लिए 6 6 से 36, 36 में 3 को प्लस करेंगे 39, 5 2 9 और 3 12, 12 का 2 1 कैरी। तो 15625 जो है ये इसका भी नहीं है, तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 15625 का, ये काम करना पड़ेगा। 15625 लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं बच्चों हम ये वाला काम। इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, पहले 1 का नंबर है, 1 से किया, 1 से किया, आप जानते हैं यहाँ पे भी लिखेंगे 1 into 1, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ तो प्लस होता है, यहाँ पे माइनस करते हैं। अब किसका नंबर आया बच्चों, पूरा पेयर एक साथ उतारते हैं 56। अब आप जानते हैं यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो 22 को 2 से करेंगे, 3 लिखेंगे तो 23 को 3 से करेंगे 69 ज़्यादा हो जाएगा, 2 लिखना पड़ेगा, ये 2। तो हमने क्या किया बेटा, हमने किया 22 + 2, ये आ गया
44 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 44। 22 में 2 प्लस करेंगे 24 आ गया। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ से हमें पूरा पेड़ उतारना पड़ेगा 1 2 2 5। तो बड़ा डेफिनेटली 245 के पीछे 5 आएगा और अपने आप आपको ये वाला आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये 125 का स्क्वायर है। ये आया ना 15,625, ये किसका स्क्वायर है? ये 125 का स्क्वायर है। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे ये चीज पता लग गई कि ये किसका स्क्वायर है? 125 का। तो रूट डी की वैल्यू आ गई 125। ये आ गया मेरी जिंदगी में मजा। रूट डी आ चुका है 125। रूट डी आ चुका है 125। अब मेरा क्वेश्चन बेटा खत्म होने वाला है। अब मैं यहाँ पे जाके वैल्यू पुट करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। अब आंसर आने वाला है, बस जो मेहनत होनी थी वो हो गई। हम लिखेंगे x की जगह n इक्वल टू माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस रूट डी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 125 अपॉन 2 है तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिएगा आंसर n इक्वल टू -5 और एक बार प्लस लेंगे बेटा, प्लस लेने पे 125 और अपॉन में 6। 125 में से 5 जाएगा 120 अपॉन 6 से 120 कट जाएगा 20 बार। आंसर आ गया 20। मतलब 20 महीने में जाके ये आदमी अपना लोन पूरा कर पाएगा। 20 महीने में जाके अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो उससे हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, जो मैं कभी ना लूंगा। -5 और मैं यहाँ पे माइनस का 125 ले लूं और अपॉन में 6 ले लूं, तो बेटा मेरा जो भी आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो नेगेटिव में मंथ तो हो नहीं सकते, तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव रूट लेके मैंने मेरा काम किया और मेरा काम हो गया। तो मुझे पता लग गया कि n की वैल्यू कितनी आएगी। n की वैल्यू मेरे भाइयों 20 आएगी। ये हो गई हमारी कहानी। अब अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट नजर आता है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में और डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना या आप मुझे मैसेज कर देना। चाहे आप चैनल पे ना करें तो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर देना। हम पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बना देंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको अगर प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है मेरे भाइयों, दोबारा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।